नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का ये अंतिम नाटक है। इनका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। इस नाटक का आधार दोस्तों कथानक इतिहास से लिया गया है। यह एक प्रकार का ऐतिहासिक नाटक है। जो नए स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक यथाशीघ्र पहुँचे। दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इसे शेयर भी करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स पर जाकर वीडियो के बारे में मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं। मित्रों, इस नाटक का समीक्षा पात्र और विशेष जो कि इस प्रकार से हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद की अंतिम एवं अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है। ध्रुव स्वामिनी एक नारी प्रधान नाटक है। इस नाटक में नाट्य वस्तु और नाट्य शिल्प को उचित रूप में विनियोजित एवं उनमें सामंजस्य परिलक्षित होता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों के अनुरूप यह भी ऐतिहासिक नाटक ही है। हालांकि इनमें ऐतिहासिकता को जीवित रखा गया है और कुछ तोड़ मरोड़ भी किया गया है। विश्वास दंत एवं देवी चंद्रगुप्तम के अंश नाटक के मूलाधार हैं। नाटक के कथ्य को यथार्थ रूप में यथावत प्रस्तुत किया है। अपने आप में एक मात्र नाटक है जिसमें औपन्यासिक प्रवृत्ति का अभाव है। इस नाटक में संघर्ष और द्वंद्व की नाटकीयता परिलक्षित होती है। नाटक का मंचन इतना सरल है कि बिना किसी काट छांट के किया जा सकता है। समस्या प्रधान होने के बावजूद समस्या नाटक के वर्ग के अंतर्गत इसे नहीं रखा जाता। वैचारिक नाटक होने के पश्चात यह नीरस नहीं है। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के समर्थक थे, इसीलिए चंद्रगुप्त की गरिमा बनाए रखने के लिए रामगुप्त की हत्या सामंत कुमार से करवाए। इस तरह प्रसाद जी ने कई जगह ऐतिहासिक तथ्यों को चरित्र रक्षा के लिए या तोड़ दिया या मरोड़ दिया। नाटक का उद्देश्य ऐतिहासिक तथ्यों को पुनर्जीवित करने का नहीं, बल्कि उसके भीतर छुपे सत्य को उजागर करना है। इसे सिद्ध करने के लिए कहीं कहीं उन्हें नाटक को अपने अनुसार घुमाना पड़ा। नाटक के पात्र जो इस प्रकार हैं। ध्रुव स्वामिनी, जो कि रामगुप्त की पत्नी और महादेवी रहती है इस नाटक में, और यही चंद्रगुप्त की भाभी भी रहती है। प्रधान चरित्र जो कि नाटक के अन्य पात्रों पर भी प्रभाव डालता है। समस्त घटनाएं इसी से संबंधित है। सकराज गौण पात्र महत्वाकांक्षी, रणकुशल एवं कूटनीतिज्ञ, साथ ही क्रूर भी है, जो कि रामगुप्त के राज्य को चारों ओर से घेर लेता है। कुमा, जो कि महिर देव की पालित पुत्री, जो कि सकराज से प्रेम करती है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र, साहसी, पराक्रमी, वंश और समाज की गौरव रक्षा करने वाला, जो कि रामगुप्त का छोटा भाई रहता है। रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र, प्रमुख पुरुष पात्र और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। शिखर स्वामी रामगुप्त का विश्वास पात्र, गुप्त कुल का अमात्य को ही की धूर्त और स्वार्थी हैं। छल प्रपंच से परिपूर्ण व्यक्ति महिर देव सकराज के आचार्य, कुमा के धर्मपिता गौण पात्र हैं।
मंदाकिनी चंद्रगुप्त और रामगुप्त की बहन, साहसी और प्रगतिशील युवती है। नारी मन की व्यथा को समझती हैं। पुरोहित धर्मशास्त्र के आचार्य, आदर्श ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधि चरित्र है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 3 अंक हैं। इसके दृश्य विधान नहीं है। प्रथम अंक जो कि इस प्रकार से है। शिविर के पीछे भाग का मंचन है, जहां ध्रुव स्वामिनी खड्गधारिणी से बात करती हुई दिखाई देती है। खड्गधारिणी चंद्रगुप्त की मुक्ति की बात करती है कि यदि आप राजाधिराज से उनकी मुक्ति की राह प्रशस्त कर सके तो उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं, क्योंकि उसके पति मदिरा और विलासिताओं में डूबे रहते हैं। आक्रमण की सूचना को रामगुप्त अनसुना कर देता है। चंद्रगुप्त के लिए ध्रुव स्वामिनी का प्रेम उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिखर स्वामी सकराज का संदेश सुनाता है कि संधि की शर्त पर उन्होंने ध्रुव स्वामिनी को अपने लिए और सामंतों की पत्नियों को अपने सैनिकों के लिए मांगता है। रामगुप्त इसके लिए सहमत हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी यह सब सुनकर आत्महत्या करने जाती है। तभी चंद्रगुप्त उसे बचा लेता है। चंद्रगुप्त तभी सारे घटनाक्रम में परिचित होता है और एक तरकीब सोचता है। उसने स्त्री वेश में शिविर में जाने की बात करता है। ध्रुव स्वामिनी भी साथ चलने को तैयार होती है। ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति के मार्ग में चंद्रगुप्त का पहला कदम है। यह अंक अभिनेता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे अंक में शिविर का ही दृश्य विद्यमान रहता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त के लिए कहा, मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। शिखर स्वामिनी ने रामगुप्त के लिए कहा, दोस्तों ये सब मुख्य पॉइंट हैं, ये एग्जाम में आता ही है। वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीति छल छंद की धूल उड़ती है। ये भी एक मुख्य पॉइंट है जिसमें कहा जाता है, ये किसका कथन है, ये जो है ना मंदाकिनी ने रामगुप्त के मतलब बीते हुए को सुनकर कहती है। देवी जीवन विश्व की संपत्ति नहीं है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से जब वह आत्महत्या करने जाती है, इस वक्ष स्थल में 2 हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है? ध्रुव स्वामिनी ने अपने हृदय के द्वंद्व को समझाना चाहा रही तो जो कि चंद्रगुप्त के लिए है। नाटक का द्वितीय अंक जो कि इस प्रकार से है। कथा का केंद्र शक दुर्ग है। शकराज संधि का परिणाम जानकर बेहद खुश होता है। कोमा और महीरदेव शकराज को नारी का अपमान करने से रोकते हैं, पर वह किसी की भी नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता है? शकराज। शकराज दोनों को अपमानित करता है। महीरदेव अमंगलकारी धूमकेतु की ओर इशारा करते हैं और कोमा के साथ चले जाते हैं। शकराज उस धूमकेतु को देखकर बेहद चिंतित होता है, अनिष्ट होने से भयभीत रहता है। ध्रुव स्वामिनी ने शकराज से एकांत में मिलने का प्रस्ताव भेजती है। नारी वेश में चंद्रगुप्त भी साथ जाता है। चंद्रगुप्त और शकराज में युद्ध होता है और शकराज की मृत्यु हो जाती है। यह अंक सक्रिय और मर्मस्पर्शी हैं।
प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है, कोमा ने सकरात से कहा। ये भी एक मुख्य पॉइंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछता है, नेट के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इस कथन को याद रखिएगा। नाटक का तीसरा अंक जो कि इस प्रकार से शुरू होता है, सख दुर्ग के भीतर का प्रकोष्ठ। यह अंक समस्या को वैचारिक धरातल पर प्रस्तुत कर देता है और दोनों पक्षों को बहस की खुली छूट देकर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। ध्रुव स्वामिनी सख दुर्ग की स्वामिनी बन गई हैं। पुरोहित्य से ध्रुव स्वामिनी अपने अधिकारों का प्रश्न करती है और रामगुप्त से उसके रिश्ते की स्थिति पूछती है। जिस रानी को शत्रुओं के लिए भेंट कर दी गई हो वह महादेवी के पद से वंचित हो जानी चाहिए। रामगुप्त और अपनी विवाह को राक्षसी विवाह का दर्जा देती है। पुरोहित धर्मशास्त्र देने की बात कहता है। कोमा सकराज के सब को लेने आती है। ध्रुव स्वामिनी उसे ले जाने देती है, किंतु रास्ते में रामगुप्त के सामंतों ने कोमा और महीर देव को सकराज के सब के साथ हत्या करवा देता है। रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है। ध्रुव स्वामिनी महादेवी और रामगुप्त की पत्नी होना अस्वीकार कर देती है। पुरोहित भी अपना निर्णय धर्मशास्त्र के आधार पर सुनाते हैं कि ध्रुव स्वामिनी पर रामगुप्त का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाने की आदेश सुनकर चंद्रगुप्त लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। स्वयं को सकराज के दुर्ग का स्वामी घोषित करता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी को वहां से जाने का आदेश देता है। विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के लिए कहा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास। तत्कालीन नारी समस्याओं को उठाया गया है। नारी दशा दयनीय थी, उसे अपमानित और पददलित किया जाता था। पुरुषों द्वारा अत्याचार किए जाते थे, उन्हें गुलाम समझा जाता था। नाटक का उद्देश्य केवल विवाह मोक्ष अर्थात मोक्ष का मतलब तालाक का पुनर्लग्न की समस्या का हल मात्र नहीं है। देश का विघटन करने वाली राजनीति व्यवस्था से भ्रष्ट मूल्यों पर प्रहार किया है। राष्ट्र एवं व्यक्ति की अस्मिता का प्रश्न उकेरा है। नाटक की समस्याएं जो कि इस प्रकार हैं। भारत में विवाह के बंधन में एक बार बंध जाने के बाद उससे निकलने का कोई विकल्प नहीं होता है, चाहे कितने भी असंतुष्ट ही क्यों न हो। पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है पर स्त्री नहीं। लोग इस व्यवस्था को ही उचित समझने लगे थे। पश्चात सभ्यता के कारण भारतीय समाज के सोच में परिवर्तन आया तालाक के रूप में, लेकिन परंपरावादी लोग इसे नकारते हैं। पुरुष और नारी का बंधन परस्पर द्वेष व घृणा से ही नहीं टूट सकता, किंतु पति नपुंसक कायर और क्लीब हो तो उसका पत्नी पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में वह दुराचारी पति का त्याग कर सकती है। धर्म में इसके लिए मोक्ष की व्यवस्था की गई है। मोक्ष का अर्थात मतलब है दोस्तों कि कानूनी तौर पे तालाक। दोस्तों इस नाटक का विषय जो कि इस प्रकार से निकल रहा है, स्त्री पुरुषों के असंतुलित संबंधों का चित्रण, नारी संघर्ष की गाथा ऐतिहासिक पात्रों के द्वारा, यथार्थ की अभिव्यक्ति, स्त्री स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, पुरुषांक व्यवस्था का विरोध, प्रेम का आदर्श स्वरूप इस नाटक में दिखाया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन जल्द ही आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।